ये इस पत्थर को क्या कर देती है, ड्रॉप कर देती है। उसी समय एक बंदा किसी दूसरे पत्थर को v0 वेलोसिटी से ऊपर की तरफ फेंकता। कितनी वेलोसिटी से? v0 वेलोसिटी इतनी सफिशिएंट है कि ये हाइट तक जा सकता है आराम से, है ना। इतनी वेलोसिटी आपने सफिशिएंट दी है। फाइंड टाइम when both stone collide with each other. both stone collide with each other. देखो इधर ध्यान से सुनो। अब सबसे पहले अपन बात करते हैं, मान लो पार्टिकल जो है वो P पर कहीं पर कोलाइड हो रहा है ना, दोनों पार्टिकल P पर या दोनों स्टोन P पर टकरा रहे हैं आपस में। तो इस डिस्टेंस को क्या मान लूंगा मैं, x मान लूंगा। अगर ये डिस्टेंस x है तो ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, h माइनस एक्स। अब दोनों पार्टिकल के लिए इक्वेशन लगाता हूं। इस पार्टिकल के लिए ऊपर की डायरेक्शन पॉजिटिव होगी, तो इसके लिए डिस्प्लेसमेंट कितना, h माइनस एक्स। इनिशियल वेलोसिटी कितनी इसके लिए, v0। टाइम कितना है, t। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी माइनस, नीचे लग रहा है ना, तो माइनस हाफ GT²। ये ग्राउंड वाले पार्टिकल के लिए हो गया। अब इस पार्टिकल के लिए देखो, इसको ड्रॉप किया आपने तो डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव मानूंगा, तो इसके लिए भी x क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0, पर हाफ GT² प्लस होगा बिकॉज नीचे आ रहा है, तो हाफ GT² क्या आ जाएगा, प्लस। अरे समझ गए क्या, बोलो। अब दोनों क्या कर दूं, ऐड कर दूं, तो यहां से क्या बचेगा, h बचेगा। हाफ GT² से गया तो कितना बचेगा, v0 इंटू टी। तो t की वैल्यू कितनी आएगी, h बाई t की वैल्यू कितनी आएगी, h बाई। अब देखो अगर आप चाहो तो यहां पर t की वैल्यू पुट कर सकते हो, सही है ना। तो x की वैल्यू कितनी आएगी बताओ जल्दी से, x की वैल्यू आएगी हाफ g इंटू t²। t² का मतलब हो जाएगा h² बाई v0²। तो ये x आ जाएगा GH² बाई 2v0²। लिखो बैलून रिलेटेड प्रॉब्लम, लिखो बैलून रिलेटेड प्रॉब्लम, या फिर इसको दूसरी प्रॉब्लम क्या बोलते हैं, जब किसी मूविंग ऑब्जेक्ट से हम कोई चीज ड्रॉप करते हैं। समझ गए। एक्चुअली वो बैलून रिलेटेड प्रॉब्लम ये अपन ज्यादा सही लिखेगा, क्योंकि बैलून से ये ज्यादातर लिफ्ट या बैलून ही होती है। देखो अभी मैं इसमें एक लाइन लिखूंगा, अब सुनना मेरी बात को। एक कॉन्सेप्ट है वो सीख लो, बस काफी है, सफिशिएंट है। जैसे मान लो ये कोई बैलून है अपने पास ऐसे, ठीक है। इसमें मान लो ये एक बंदा है, ठीक है, महिला बना दीजिए, सही है, ओके। अब आप सोच के देखो, इसने क्या किया, एक स्टोन को ड्रॉप कर दिया, है ना, बैलून के रेस्पेक्ट में। अब ये जो बैलून है वो v वेलोसिटी से ऊपर जा रहा था, a एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा था। ऐसे बैलून कितने से जा रहा था, v से और a से। देखो इसका फंडा जो प्योर है वो तो रिलेटिव में पढ़ेंगे, अभी जो पढ़ रहे हैं वो कुछ इस पार्टिकल की स्टडी पढ़ेंगे, बैलून के रेस्पेक्ट में नहीं पढ़ेंगे, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में पढ़ेंगे। कि जैसे ही आप देखो, अब एक बात सोचो कि अगर ये बैलून v से ऊपर जा रहा है तो बैलून के साथ जितने भी पार्टिकल अटैच होंगे या बैलून के अंदर कोई भी बैठा होगा वो भी कितने से जा रहा होगा, v से। यानी जब ये अपने ने स्टोन ड्रॉप किया है उससे पहले ये बैलून के साथ साथ ऊपर जा रहा था, ऐसा ही तो था भाई, उसने हाथ में पकड़ रखा था। अब बैलून ऊपर जा रहा था, स्टोन भी तो ऊपर ही जा रहा था। यानी इस स्टोन की इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, v। जब उसको ड्रॉप किया था तो उसकी कितनी थी, v। जैसे ही आप, अच्छा उस समय इसका एक्सेलरेशन भी था, जब ये हाथ में था तो ये कितने से ऊपर जा रहा था, a से। जैसे ही आपने इसको ड्रॉप किया, वेलोसिटी तो जीरो हो नहीं सकती अचानक से, तो वेलोसिटी उसकी कितनी रहेगी, वही जो इस बैलून की है। लेकिन जैसे ही ड्रॉप करोगे उस पे सिर्फ ग्रेविटी लग सकती है, इसका एक्सेलरेशन उस पे लग सकता
नहीं लग सकता ना। तो जब भी आप किसी मूविंग ऑब्जेक्ट से कोई चीज ड्रॉप करते हो, जब भी किसी मूविंग ऑब्जेक्ट से कोई चीज ड्रॉप, अब अगर स्पीड से फेंकेंगे उसको, वो सब रिलेटिव में करेंगे, अभी नहीं करेंगे, समझ गए बात को। अभी तो हम किसी मूविंग ऑब्जेक्ट से कोई चीज को ड्रॉप करना सीख रहे हैं। जैसे ही आप उसको ड्रॉप करोगे, उसकी इनिशियल वेलोसिटी उस मूविंग ऑब्जेक्ट के बराबर होगी, बट उसका एक्सेलरेशन क्या होगा? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। उस पर जी लगेगा ना, छोड़ने के बाद थोड़ी कोई बैलून का इफेक्ट पड़ सकता है, नहीं पड़ सकता ना। छोड़ने के बाद सिर्फ ग्रेविटी तो लगेगी उसके ऊपर, नहीं समझे? समझ गए बात को। ये सारी सिचुएशन कहां से होगी? ग्राउंड फ्रेम में। यानी अगर आप ग्राउंड फ्रेम से चीजों को देख रहे हो ऐसे, सही है, तो आप सोचो आपको स्टोन कैसे दिखेगा? स्टोन की इनिशियल वेलोसिटी कितनी दिखेगी आपको? v, और उसका एक्सेलरेशन किधर दिखेगा? इधर g, और आपके लिए स्टोन पहले ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, सही है ना? बोलो पक्का? समझ में आई बात? जब भी आप किसी मूविंग ऑब्जेक्ट से कोई चीज को ड्रॉप करोगे तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी उस मूविंग ऑब्जेक्ट के बराबर होगी, लेकिन उसका एक्सेलरेशन क्या होगा? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट आपके? पक्का ना? चलो लिखो इस लाइन को, लिखो लिखो। जब भी हम, हिंदी में लिखूंगा, जब भी हम किसी मूविंग ऑब्जेक्ट से, सॉरी मूविंग ऑब्जेक्ट ही लिखोगे क्या? जब भी हम किसी मूविंग ऑब्जेक्ट से कोई ऑब्जेक्ट ड्रॉप करेंगे, मूविंग फ्रेम लिख दो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। जब भी हम किसी मूविंग फ्रेम से कोई ऑब्जेक्ट ड्रॉप करेंगे तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी उस मूविंग फ्रेम के बराबर होगी, लेकिन उसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा। लिखो विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ना इसमें लिख लेना, ब्रैकेट में लिख लेना, ये सब ग्राउंड फ्रेम से ऑब्जर्व करेंगे, है ना। हमें ग्राउंड फ्रेम से ऑब्जर्व करने पर ऐसा होगा, ये सब ग्राउंड फ्रेम से ऑब्जर्व करने पर होगा, ग्राउंड फ्रेम से ऑब्जर्व करने से, है ना। अगर अपन ग्राउंड की फ्रेम से देखेंगे ना तो अपने को ऐसी सिचुएशन देखेंगे, ये अपने पास कोई भी मूविंग फ्रेम है जिसका एक्सेलरेशन v है, एक्सेलरेशन a है, वेलोसिटी v है। यहां से जैसे ही ड्रॉप करोगे तो जो इसकी स्पीड होगी वही इसकी स्पीड होगी, बट एक्सेलरेशन किसका होगा? समझ गए बात को? पक्का? इसी पे आप सवाल करना है, बना लो ये। लिखो ए बैलून स्टार्ट मूविंग in upward direction, a balloon start moving in upward direction with velocity 5 meter per second, 5 meter per second. After 30 seconds, a particle is dropped from balloon नंबर 1 पे लिखो, फाइंड मैक्सिमम हाइट, find maximum height attained by particle during the motion, दूसरा लिखो विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड है, ध्यान रखना है, ब्रैकेट में लिख लेना विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। दूसरा लिख लेना फाइंड टाइम आफ्टर विच पार्टिकल स्ट्राइक विथ ग्राउंड, फाइंड टाइम आफ्टर विच पार्टिकल स्ट्राइक विथ ग्राउंड। और नंबर 3 पे लिख लो फाइंड वेलोसिटी विथ विच पार्टिकल स्ट्राइक विथ ग्राउंड, फाइंड वेलोसिटी विथ विच पार्टिकल स्ट्राइक विथ ग्राउंड। देखो इसके अच्छे सवाल है ना, वो अपन पढ़ेंगे रिलेटिव में, वो बोल्ट वाले सवाल जो अंदर ही लिफ्ट के गिर जाता है,
ना, वो सवाल अपन बाद में पढ़ेंगे, अभी तो अपन सिर्फ सिंपल सवाल देख रहे हैं। ध्यान से सुनो, अगर ये 5 मीटर पर सेकंड से ऊपर की तरफ जा रहा है तो सबसे पहले मान लेते हैं ये यहां पर पहुंचा ए पर, कब? जब टाइम कितना हो जाएगा 30 सेकंड। तो 30 सेकंड में ये 5 से चलेगा तो कितना ऊपर जाएगा? 150 मीटर। सही है, कोई दिक्कत? यहां से अगर ये पार्टिकल को ड्रॉप करेगा तो पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी? 5 मीटर पर सेकंड ऊपर की तरफ। एक्सेलरेशन पार्टिकल का क्या होगा? g। यही तो सीखा है अपने ने अभी अभी। तो ये पार्टिकल यूं आ जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं मैक्सिमम हाइट, तो ये हाइट निकाल लेते हैं। थर्ड इक्वेशन लगाता हूं, यहां पर फाइनल वेलोसिटी कितनी है? 0। यानी फर्स्ट का आंसर निकालना है तो फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल कितना? 5 का स्क्वायर माइनस 2, g कितना है? 10 इंटू हाइट h, तो 20h बराबर कितना हो जाएगा? 25। तो h बराबर 25/20 कितना हो गया? ये कितना? 1.25। तो इसका मतलब टोटल हाइट कितनी होगी? मैक्सिमम हाइट 151 अरे नहीं समझे भाई। दूसरा टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है क्या? टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है तो टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए यहां से यहां तक डिस्प्लेसमेंट बताओ, -150। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 5। टाइम t, हाफ एक्सेलरेशन कितना है? 10 t स्क्वायर। तो ये हो जाएगा मेरे अंदाज से t स्क्वायर, सॉरी 5t स्क्वायर माइनस 5t माइनस 150 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा t स्क्वायर माइनस t, और ये कितना हो जाएगा? माइनस का 30, और ये 6 और 5 हो जाएगा क्या? -60। अरे बोलो यार, प्लस का 5t माइनस 30 इक्वल टू 0। तो t इक्वल टू 6 सेकेंड आ रहा है क्या? t इक्वल टू क्या आ रहा है? 6 सेकेंड। t इक्वल टू 6 सेकेंड आ गया। उसके बाद तीसरा क्या था? पार्टिकल किस स्पीड से टकराएगा, तो उसके लिए कौन सी इक्वेशन बनानी थी? थर्ड। तो थर्ड इक्वेशन ये कहती है v स्क्वायर बराबर v0 स्क्वायर प्लस 2a। सही है। फाइनल वेलोसिटी पता नहीं, इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? 5 का स्क्वायर यानी 25। अब देखो इसमें प्लस का 2, एक्सेलरेशन भी नेगेटिव है पर डिस्प्लेसमेंट भी आपका क्या है? माइनस का 150 नेगेटिव है। बोलो, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 25 प्लस ये कितना हो गया? 3000 क्या? ये हो गया क्या? तो ये कितना आ रहा है बताओ? कुछ आ रहा है क्या? ये कुछ नहीं आएगा। v0 स्क्वायर 25 है। अगर ये 3125 होता तो हो जाता ना। यही आ रहा है। समझ गए? बोलो, समझ गए? चलो, वेरी गुड। कंफ्यूजन भरी जिंदगी है ना। लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखो, ए बैलून इज accelerating in upward direction with acceleration 2 meter per second square. A balloon is accelerating in upward direction with acceleration 2 meter per second. लिखो, after 20 seconds a particle is dropped from balloon find time after which particle strike with ground. Also find maximum height. Also find maximum height travel by particle during the motion. ब्रैकेट में लिख देना
इनिशियली बैलून एट ग्राउंड, है ना, एज्यूम इनिशियली बैलून एट ग्राउंड, स्टार्टिंग में जो बैलून है वो कहाँ है, ग्राउंड पे है। क्या होगा, क्या करेंगे बताओ, इनिशियली, अच्छा कितने टाइम के बाद पार्टिकल को ड्रॉप किया अपने ने, 20 सेकंड के बाद। 20 सेकंड के बाद मान लो बैलून यहां आ जाएगा आपका ना। अच्छा एक बात बताओ, अगर 20 सेकंड में ये हाइट देखी जाए कि बैलून किस हाइट पे चला गया और बैलून की वेलोसिटी क्या होगी, तो ये बताना है। तो सबसे पहले मुझे ऐसा लगता है सेकंड इक्वेशन लगाएं। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0, हाफ एक्सेलरेशन कितना है 2 और टाइम कितना है 20 का स्क्वायर मतलब 400, तो ये 400 ही आएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 400 मीटर तक बैलून पहुंच गया। यहां से फिर आप क्या करोगे, पार्टिकल को ड्रॉप करोगे, तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, फर्स्ट इक्वेशन लगा दूं, फाइनल वेलोसिटी v, इनिशियल 0, एक्सेलरेशन 2, टाइम कितना 20, यानी बैलून की स्पीड कितनी होगी उस समय 40, कितनी होगी 40, तो पार्टिकल की भी कितनी होगी, यानी पार्टिकल 40 की स्पीड से यू ऐसे आएगा। अब मैक्सिमम हाइट के लिए अपन क्या करेंगे, थर्ड इक्वेशन लगाएं, तो पहले तो अपन ये हाइट निकाल लेते हैं, सही है, तो कौन सी इक्वेशन लगाएं, थर्ड, फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी कितनी 40 स्क्वायर माइनस 2, जी कितना 10, हाइट कितनी h, तो मेरे अंदाज से h कितना आएगा बताओ 1600 बाई 20, यानी ये कितना आ गया 80, यानी उसकी मैक्सिमम हाइट ये है 80 और ग्राउंड से कितना हो जाएगा 400, तो मैक्सिमम हाइट कितनी हो जाएगी 480, मैक्सिमम हाइट कितनी हो जाएगी। उसके बाद सेकंड नंबर होगा टाइम। टाइम के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर अपने को निकालना है तो s बराबर वी नो टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर, सेकेंड इक्वेशन लगा दूं, यहां से यहां तक डिस्प्लेसमेंट बताओ कितना -400, ऊपर की डायरेक्शन को प्लस मानोगे ना, सही है ना। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 40, टाइम कितना t, एक्सेलरेशन कितना 10 माइनस का t स्क्वायर। अरे बोलो पता चला ना एक्सेलरेशन क्यों, ऊपर की डायरेक्शन को प्लस है तो g अपने आप ही नेगेटिव हो गया, डिस्प्लेसमेंट भी क्या हो गया नेगेटिव, तो कितना हुआ 5t स्क्वायर माइनस 40t माइनस 400 इक्वल टू 0, तो t स्क्वायर बराबर माइनस कितना हो जाएगा ये 8t माइनस, अब कितना आ रहा बताओ, इससे सॉल्व करने पर परफेक्ट तो आएगा नहीं मेरे अंदाज से, t बराबर आएगा माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, बी स्क्वायर का मतलब 64, 4ac, तो प्लस हो जाएगा ना 4ac यानी 320 अपॉन 2a, तो ये कितना हो जाएगा 8 प्लस माइनस कितना हो गया भाई 384, 384 किसका होता है 19.2, 19 का होता है 361 और 20 का होता है 400, तो दोनों के बीच में है, सही है ना। तो अपन क्या करें, ऐसा डिजिट लें जिससे 2 का डिवाइड हो जाए, 19 पॉइंट या तो 4 ले लो या 6 ले लो, 6 ले लेता हूं, कितना हो जाएगा ये 27.6 बाई 2, कितना हो गया भाई 13.8 सेकेंड, या तो आंसर में 13.7 होगा या 13.8 होगा, बोलो कोई दिक्कत, इस तरीके से समझ गए बात को, कितने लोगों को सही था, सही था, चल बढ़िया, ये कॉन्सेप्ट सही है, ये अगर आपके सही था तो वेरी गुड। हेडिंग डालो रिएक्शन टाइम, रिएक्शन टाइम क्या होता है, रिएक्शन टाइम देखो, जब भी आपके पास ऐसे कोई सिचुएशन आती है जिसमें आपको इमीडिएटली एक्शन लेना पड़ता है ना, ठीक है ना, जैसे मान लो आप गाड़ी चला रहे हो, अचानक से मान लो कोई सामने आ गया, तो ऐसा थोड़ी होता है कि आपका उसी इंस्टेंट में ब्रेक लग जाता है, आपको कई बार क्या होता है ना 1 सेकेंड या हाफ सेकेंड आपको सोचने के लिए भी चाहिए होता है, कौन सामने आया, पैर जाएगा उस पर रिएक्ट करने के लिए, है ना, तो वो जो आधा सेकेंड लगता है उसी को अपन क्या बोलते हैं, रिएक्शन। जैसे तुमने कोई चीज को छोड़ा, अब छोड़ने में भी कई बार क्या होता है ना, आप सोचोगे कि हाँ मुझे छोड़ना है, वो एक आधा सेकंड ले लोगे रिएक्शन के लिए, तो वो क्या होता है अच्छा वो रिएक्शन टाइम। सोचो अगर गाड़ी है ना, गाड़ी
100 मीटर पर सेकंड से चल रही है, 100 से तो नहीं चलती होगी, मान लो 20 मीटर पर सेकंड से चल रही है, कितने से 20 मीटर पर सेकंड से। अब आप सोच के चलो कि अगर आपने रिएक्शन टाइम 1 सेकंड ले लिया तो 1 सेकंड में वो 20 मीटर चली जाएगी, क्योंकि अगर गाड़ी की स्पीड v है तो जब तक आप एक्शन नहीं लोगे तब तक उसकी स्पीड v रहेगी, यानी ड्यूरिंग द रिएक्शन टाइम जो सिचुएशन थी वही चलनी है। अगर गाड़ी एक्सेलरेट हो रही है तो वो एक्सेलरेशन पे ही रहेगी, और डी एक्सेलरेट हो रही है तो डी एक्सेलरेट ही रहेगी, और कांस्टेंट से चल रही है तो वो कांस्टेंट से। एक्शन टाइम के बाद सिचुएशन चेंज होती है। तो अगर गाड़ी 20 मीटर यानी 20 मीटर में तो कोई आया तो वैसे ही उसकी कहानी खत्म हो जाएगी। समझ रहे हो ना, समझ गए बात को? तभी तो ऐसा होता है, रिएक्शन टाइम चाहिए होता है। एक्सीडेंट बहुत बार आप सोचो रुकते भी नहीं है ना, क्यों नहीं रुकते? ब्रेक ही नहीं लगते ना भाई, इतना सोचने में लग जाता है टाइम, इतने में तो कहानी खत्म हो जाती है। सोचना तो बहुत होता है, 1 सेकंड, कई लोग तो ऐसे ही होते हैं 5 सेकंड सोचते हैं। सच में मैं बहुत बार बचा हुआ ऐसे गाड़ी से, मतलब एक बार तो मैं क्या दिल्ली जा रहा था, ये नहीं होती जो हाईवे के पास में जो लाइन होती है उसको क्या बोलते हैं, जो भी है ना, मतलब उसे कितने बजे होंगे, और उसमें रात के शायद 10-11 बजे होंगे ना, मैं शायद किसको कोई हॉस्पिटल लेके जा रहा था ऐसे, है ना, ठीक है। तो उसमें क्या था कि मैं उस लाइन में, मैं सोचा खाना खाने के लिए रोकेंगे तो उसी लाइन में चलना पड़ता है, तो हमने सोचा यार आगे या तो राव पे रोकेंगे या कहीं पर भी, तो मैं उस लाइन पे ऐसे ही चल रहा था आराम से 50-60 की स्पीड से। कौन सामने से आने वाला, एकदम अंधेरा सा था। अचानक से क्या हुआ, जैसे मान लो ऐसा हो ना, 50 मीटर दूर आके एक ट्रक वाले ने अपनी लाइट ऑन कर ली मुझे पता चला कि ट्रक आ रहा है सामने से। भाई साहब वो तो क्या किस्मत मान सकते हो आप कि गाड़ी 50-60 पे ही थी तो वापस सही हो गई, मतलब एक बार ऐसे कट लगा उसके बाद सीधी हो गई अपने आप ही, वरना अगर 100 की स्पीड में हो तो कहानी। तो ट्रक वाले भी क्या करते हैं, लाइट बंद करके चलाते हैं, बोले आज किसी न किसी की कहानी खत्म करनी है। तो दूर दिखता भी नहीं ना, तो वो क्या अचानक से 50 मीटर आया तब उसने अपनी लाइट ऑन करी, तब मुझे पता चला कि सामने ट्रक आ रहा है। द टाइम टेकन बाई ए पर्सन टू रिएक्ट ऑन the time taken by a person to react on an immediate situation, मतलब एक्चुअली ये टाइम कौन सा हो गया कि आदमी को सिचुएशन देखने का, सोचने का और उस पर एक्ट करने का, तीनों टाइम आ गया। सही है। और इस टाइम इंटरवल में जो गाड़ी जिस स्पीड से चल रही है या जिस सिचुएशन में चल रही है वो वैसे ही चलती रहेगी। समझ गए बात को? चलो लिखो, एक एग्जाम्पल आपको समझ में आ जाएगा। ये एक ट्रक है, सही है, जो चल रहा है, कितने से चलाऊं बताओ, 20 मीटर पर सेकंड से। सही क्या? लिखो, सडनली द ड्राइवर ऑफ ट्रक अप्लाई ब्रेक, द ड्राइवर ऑफ ट्रक अप्लाई brake, retardation of truck is 2 meter per second square. Retardation of truck is 2 meter per second square. Find distance traveled by truck before stop if reaction time is 1 second. Distance traveled by truck before stop if reaction time is 1 second. दो, देखो सबसे पहले डिस्टेंस ट्रेवल बाय ट्रक इन रिएक्शन टाइम, डिस्टेंस ट्रेवल बाई ट्रक इन रिएक्शन टाइम। रिएक्शन टाइम में ट्रक कितने से चलेगा, 20 से ही चलेगा ना, तो 20 इंटू 1, 20 मीटर तो रिएक्शन टाइम है, यानी सोचने में 20 मीटर चला जाएगा वो। उसके बाद डिस्टेंस ट्रेवल, स्टॉपिंग डिस्टेंस कितनी होगी, मतलब बिफोर स्टॉप होने में, उसको बोलते हैं ना स्टॉपिंग डिस्टेंस। तो क्या होगी बताओ, थर्ड इक्वेशन लगाऊं, फाइनल 0, इनिशियली 20 का स्क्वायर -2, एक्सेलेरेशन कितना 2 इंटू डी, तो डी बराबर कितना आ गया बच्चे, 100 मीटर, तो डी बराबर आ गया 100 मीटर, यानी स्टॉपिंग डिस्टेंस कितनी होगी 100 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ
टोटल डिस्टेंस कितना हुआ 120 मीटर। अगर मैं आपसे सेकेंड पार्ट पूछूं फाइंड एवरेज स्पीड, सेकेंड पार्ट क्या है, फाइंड एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होगी बताओ? टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितनी है, टोटल टाइम। देखो अगर आप ये 20 से चल रहा है तो इसको स्टॉप होने में इनिशियल वेलोसिटी फाइनल 0, इनिशियल 20 माइनस a इंटू टी, तो t बराबर 10 सेकेंड, और एक उसको लगा रिएक्शन टाइम में, तो कितना हो जाएगा 11 सेकेंड। तो 120/11 मीटर पर सेकेंड। तो ध्यान रखना रिएक्शन टाइम में जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो एक्चुअली में एवरेज स्पीड में गिनी जाएगी। समझ गए बात को पक्का? कई बार बच्चा सोच लेता सीधा ही कर लेते हैं 100 बाई जो भी 5 सेकेंड 10 सेकेंड लगा तो 10 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, ऐसा नहीं गिनना अपने को। समझ गए ना? बोलो वेरी गुड। नेक्स्ट लिखो, रिएक्शन टाइम हो गया ना, अब आप लिखो ग्राफ। ठीक है, ग्राफ के ऊपर सवाल पढ़ने वाले हैं अपन। देखो ग्राफ के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए स्लोप। क्या होता है स्लोप भाई? अगर आपको ग्राफ पढ़ने हैं तो सबसे पहले आपको क्या पढ़ना पड़ेगा? स्लोप। स्लोप क्या चीज होती थी बताओ जल्दी जल्दी। देखो सबसे पहले स्लोप स्ट्रेट लाइन का निकालना सीखते हैं। जैसे ये एक स्ट्रेट लाइन है, अगर ये स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाती है उसके tan थीटा की वैल्यू को क्या बोला जाता है? स्लोप। क्या बोला जाता है? स्लोप। तो m इक्वल टू tan थीटा, इसको अपन क्या बोलेंगे? स्लोप बोलेंगे। सही है, समझ गए बात को पक्का? अच्छा ये स्लोप अगर थीटा 0 से 90 डिग्री है तो स्लोप कैसा होता है? कैसा होता है? tan थीटा पॉजिटिव होता है ना भाई, तो स्लोप भी कैसा होता है? पॉजिटिव। दूसरी बात, दूसरा स्टार क्या होगा इसके लिए? अगर थीटा इंक्रीज करेंगे तो स्लोप भी क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? इंक्रीज। सही है, 0 से 90 tan थीटा बढ़ता है हमेशा, तो 0 से 90 tan थीटा बढ़ेगा तो स्लोप भी हमेशा बढ़ेगा। उसके बाद अगर मान लो थीटा जो है वो 90 से 180 है तो स्लोप कैसा होगा? कैसा होगा? स्लोप होगा नेगेटिव। कैसा होगा? अगर इस केस में थीटा बढ़ाओगे तो स्लोप कैसा होगा? डिक्रीज। देखो स्लोप का मतलब होता है स्टीपनेस ऑफ कर्व, ढलान एक तरीके से हिंदी में बोले तो। अब अगर मैं आपको कंपेयर करके दिखाऊं, जैसे मान लो ये दो लाइंस है, तो अब आप सोच के देखो इसका थीटा 1 है, इसका 2 है, तो क्लियरली थीटा 2 ज्यादा है थीटा 1 से। थीटा 2 इज ग्रेटर देन थीटा 1, तो उसका स्लोप भी ज्यादा, उसकी ढलान भी ज्यादा नहीं है। यहां पर आप बहुत फास्ट फिसलोगे, इस पे धीरे धीरे हो सकता है फिसलो। स्लोप का मतलब अपने आप समझ में आता है। यही एंगल अगर 90 से ज्यादा हो तो दो लाइनें देख लो ऐसी कोई भी जिनका एंगल 90 से, एक तो ये है और एक ये मान लो, तो अब आप गौर से सोचो इसमें एंगल कम बन रहा है, इसमें एंगल ज्यादा बन रहा है, पर देखो ये ज्यादा स्लोप वाला है, ढलान इसमें ज्यादा है, जबकि एंगल कम है। इसमें एंगल ज्यादा है तो स्लोप भी इसमें क्या है? कम है। इसमें धीरे धीरे आ जाओगे। तो 90 से ऊपर अगर आप थीटा बढ़ाते हो तो स्लोप क्या हो जाता है? कम। नहीं समझे? और 0 से 90 क्या होता है? वो इंक्रीज। सही है, पक्का समझ में आया? ये तो हुआ स्लोप स्ट्रेट लाइन निकालने का तरीका। अगर स्लोप किसी कर्व का निकालना हो तो कैसे निकालोगे? यस, ये लिख लो पहले। जिन्होंने पहले लिख रखा है उनकी कोई बात नहीं है, जिन्होंने नहीं लिखा वो अभी लिख सकते हो। स्लोप का मतलब समझ में आया? मतलब समझ में आया ना? चलो देखो, अगर आपको ग्राफ पढ़ना है तो आपको स्लोप रीड करना आना चाहिए अच्छे से। इसमें हम दो चीजें पढ़ेंगे, एक तो स्लोप से कन्वर्ट करना सीखेंगे ग्राफ, और दूसरा अपन पढ़ेंगे एरिया वाली प्रॉब्लम। दूसरा अपन पढ़ेंगे, देखो मैंने आपको स्ट्रेट लाइन, पैराबोला ये सब पहले पढ़ा चुका हूं, ठीक है? चलो लिख लो भाई, जिन्होंने पहले नहीं लिख रखा आ जाओ। दूसरा देखो, अगर आपको स्लोप किसी ने बोला नहीं तो
धोखा कर दिया है ना, तेरे साथ बड़े धोखे हुए लगता है ना, जिंदगी धोखा दे रही है यार, दूसरों से तो क्या ही उम्मीद कर सकता है आदमी, क्यों सही नहीं है क्या, जिंदगी साथ छोड़ देती है। अब तो लिख लिया ना तूने, चलो बहुत बढ़िया यार, एहसान कर दिया तन्ने तुम्हारे पे। लिखो स्लोप ऑफ ए कर्व, स्लोप ऑफ ए कर्व। देखो इधर ध्यान से सुनो, जैसे मान लो कोई भी कर्व ले लो आप, जैसे ये कर्व ले लिया मैंने, अगर आपको इस पॉइंट पे स्लोप निकालना है तो क्या कर देना है, टेंजेंट ड्रॉ कर देना है। क्या कर देना है, टेंजेंट। ये जो टेंजेंट एंगल बनाएगी एक्स एक्सिस के साथ, इसकी टेन थीटा की वैल्यू को अपन क्या बोलेंगे, स्लोप। क्या बोलेंगे, लेकिन आप देखो स्ट्रेट लाइन और इसमें फर्क है। स्ट्रेट लाइन में अगर आप बात करो, जैसे ये कोई स्ट्रेट लाइन थी, इसका देखो ना, यहां भी थीटा वही है, यहां भी थीटा वही है, यहां भी थीटा वही है, इसका स्लोप हर पॉइंट पे क्या रहता है, कांस्टेंट। क्या होता है, जबकि कर्व में देखो यहां पर टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो अलग एंगल बनेगा, यहां पर टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो अलग एंगल बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा, तो हर जगह पर अलग अलग स्लोप है। तो इसका स्लोप वेरिएबल है और इसका स्लोप क्या है, कांस्टेंट। स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या होता है, कांस्टेंट, जबकि इसका क्या है, इज दैट क्लियर, पक्का समझ गए बात को, पक्का ना, चलो वेरी गुड। बना लो स्लोप ऑफ ए कर्व, हम क्या करेंगे, टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे। लिखते हो, जिस पॉइंट पर स्लोप निकालना होगा वहां पर हम टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे, वहां पर हम टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे। उसके बाद मैं देखो आपको 7 स्पेशल कर्व लिखाऊंगा जिनका स्लोप आपको अगर याद है तो दुनिया के सारे ग्राफ आप बना सकते हो।